जिए तो क्या जिए तू जी ए दिल ज़माने के लिए। बहुत ही मशहूर फ़िल्म का ये गाना आज सार्थक हो रहा है क्योंकि आपसे एक ऐसे शख्सियत से मिलवाने आई हूँ किरदार ज़िंदगी में, जो इस गाने को सार्थक करता है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, शुभ संध्या। वैभवी आप सभी का किरदार ज़िंदगी में स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। हर बार की तरह एक वादा कि अगली बार नए शख्सियत से मिलवाऊँगी, एक नई प्रतिभा, एक नए जुनून से मिलवाऊँगी, एक ऐसे व्यक्तित्व से मिलवाऊँगी जिन्होंने समाज में एक नई मिसाल कायम की है। अपने वादे के मुताबिक बुधवार शाम 7 बजे हाज़िर हूँ, किरदार ज़िंदगी के नए पायदान के साथ। दोस्तों 108 किरदार हमारे साथ जुड़ गए हैं और 108 जो मेरी खूबसूरत माला है उसमें मणियों की जो संख्या है, हीरे जवाहरातों की जो संख्या है वो आज 108 हो गई, यानी कि माला पूर्ण हो गई है। कहते हैं कि 108 मनके की एक माला होती है जिसको पूर्णता प्राप्त होती है, जिससे हम ईश्वर की आराधना कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं। तो आज 108 जो रत्न है वो हमारी माला में पिरोए जा चुके हैं, तो इसके लिए आप सभी का विशेष आभार व्यक्त करती हूँ क्योंकि आप सभी हैं तो हम हैं, हमारा कार्यक्रम है। कई बार हम सोचते हैं किसी की मदद करें, किसी के आंसू पोंछें। कुछ लोग करते भी हैं, कुछ लोग सोचते रह जाते हैं। आज एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाने आई हूँ जो न सिर्फ मानवता के लिए एक वरदान है ईश्वर का, बल्कि बहुत अच्छे इंसान भी हैं। कैंसर के पेशेंट के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है, अपना सर्वस्व उन्होंने दिया है और एक बेहतरीन शख्सियत, एक लाजवाब इंसान। मैं मुंबई महाराष्ट्र से पधारे सुरेश अग्रवाल जी की बात कर रही हूँ, जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। एक ऐसा नाम है मानवता के, अगर मानवता की कोई किताब लिखी जाएगी तो शायद नहीं, मुझे तो पूरा विश्वास है कि स्वर्ण अक्षरों में इनका नाम होगा, क्योंकि इन्होंने काम ही ऐसा किया है। मेरे साथ सीमा जी जुड़ गई हैं, सरिता शर्मा जी जुड़ गई हैं, बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। बने रहिए, जुड़े रहिए, एक बेहतरीन, एक लाजवाब शख्सियत से मिलिए। तो बिना विलंब किए आदरणीय सुरेश अग्रवाल जी को मैं सीधे अपने स्टूडियो में सादर आमंत्रित करती हूँ। उनका आभार भी हम व्यक्त करेंगे जुड़ने के लिए। सर बहुत-बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्ते। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप हमारे स्टूडियो में पधारे हैं हमसे बातचीत करने के लिए किरदार ज़िंदगी में। और आज हमारी जो माला है, जैसे कि मैंने कहा कि 108 मनके होते हैं एक माला में, जिसको पूर्णता प्राप्त होती है। तो आज हमारी इस माला को पूर्णता प्राप्त हो गई है। 108 एपिसोड में आपका भी अभिनंदन है और बहुत-बहुत हम शुक्रगुज़ार हैं, आपने अपना समय दिया हमें। धन्यवाद। सर, कार्यक्रम को जब भी हम शुरू करते हैं तो हम हमेशा पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करते हैं, क्योंकि परिवार, आप किसी के लिए भी कुछ करते हैं या स्वयं के लिए या समाज के लिए, देश के लिए, परिवार का एक महत्वपूर्ण जो है सहयोग होता है, महत्वपूर्ण उनकी भूमिका होती है। तो हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक जुड़ गए हैं, अनिल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अभिनंदन करती हूँ। आप सभी का स्वागत है, हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, संदेशों का आदान-प्रदान कीजिए, कोई प्रश्न हो तो सुरेश जी से ज़रूर पूछिए और इस कार्यक्रम को शेयर करते रहिए। सुरेश जी, अपने परिवार के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। हम लोग बेसिकली आसाम से हैं। आसाम में हमारे परिवार का कपड़े का व्यापार है। तो 1985 में तो मैं आसाम छोड़कर बम्बई आया कुछ बिजनेस करने के लिए, और वहाँ मेरे चाचा जी रहते थे बम्बई में। उनके साथ मिलकर हमने वहाँ बम्बई में पॉलीमर्स प्लास्टिक का बिजनेस शुरू किया। वही बिजनेस आज तक हमारा कंटिन्यूस कर रखे हैं हम लोग। और मेरे मेरे 2 भाई हैं और 2 बहनें हैं। दोनों बहनें सिलीगुड़ी हैं और बड़े भाई आसाम में हैं, वो छोटा भाई बम्बई में है। जी, और
मुंबई आकर कहते हैं कि जो ये नगरी है, मुंबई नगरी, जिसको हम कहते हैं एक जादुई नगरी है मुंबई, माया एक नगरी है। सपना नगरी है जी, एक माया नगरी है, एक माया सपनों की नगरी है। नगरी है जी। वहां पर अपना आशियाना बनाना सबका सपना होता है, लेकिन आपने न सिर्फ अपना आशियाना बनाया बल्कि उन तमाम ऐसे लोग जो कहीं न कहीं आशियाना ढूँढते रहते हैं। एक बहुत मशहूर गीत था कि आबूदाना ढूँढता है, आशियाना ढूँढता है। तो लोग इस तरह के सपने लेकर आते हैं कि अगर हम किसी परिस्थितिवश पहुँच रहे हैं तो हम कहाँ रहेंगे, हम क्या खाएँगे, हम कैसे, और ऐसे में अगर कोई व्यक्ति हाथ थाम ले, कोई व्यक्ति अगर सहारा दे दे, तो वो उस समय ईश्वर लगता है, जो काम आपने किया है। तो तहे दिल से हम शुक्रगुज़ार हैं, और मानवता की जो मिसाल आपने कायम की है, तमाम दर्शक जो हमारे साथ जुड़े हैं और आगे भी जुड़ेंगे क्योंकि कार्यक्रम अभी शुरू हुआ है, तो धीरे-धीरे हम उस बात पर आएँगे। सबसे पहले तो जो तमाम दर्शक हैं, जो श्रोता हैं, जो आगे भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनको मैं बताना चाहती हूँ कि पहले भी कार्यक्रम शुरू होने के दौरान मैंने बताया था कि बहुत सारे जो कैंसर पेशेंट रहे हैं, जो अ, मरीज़ रहे हैं, उनकी आपने बहुत सेवा की, उनकी बहुत मदद की है। एक वीडियो मेरे पास है और मैं चाहती हूँ कि ये वीडियो मैं ज़रूर दिखाना चाहती हूँ कार्यक्रम में, क्योंकि जब तक ये वीडियो मैं नहीं दिखाऊँगी तो शायद बेमानी सी बात हो जाएगी, क्योंकि जिस शख्सियत को आप देखने आए हैं उनके बारे में आपको थोड़ी-सी जानकारी तो मिलनी ही चाहिए। दोस्तों, 2016 में एक कार्यक्रम आता था स्टार प्लस पे, जिसका नाम है आज की रात है ज़िंदगी, और अमिताभ बच्चन जी होस्ट थे इस कार्यक्रम के, और पूरे देश से 15 लोगों को का चयन हुआ था जो मानवता की मिसाल रहे हैं, और उनमें से आदरणीय सुरेश अग्रवाल जी भी एक सदस्य रहे, और इनके बारे में भी बातें की गईं। स्टार प्लस के सौजन्य से ये जो वीडियो है हमें प्राप्त हुआ है, और मैं चाहती हूँ कि ये वीडियो आप तक पहुँचे, फिर हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएँगे। जिंदगी में कितनी है खुशियाँ, जिंदगी में गम भी है कम क्या, मिलके गमों को रुलाए, आओ जिंदगी को हंसाए। तुम अपने दिल की कहो कुछ, हम अपने दिल की सुनाए, मिलके गमों को सताए, आओ जिंदगी को हंसाए। क्या लेके आए थे हम जो ले जाएंगे इस जहां से, जो लिया लिया वो यहीं से, जो दिया दिया वो यहीं पे। जिंदगी है अभी बस अभी, इसीलिए आज की रात है जिंदगी। क्या लेके आए थे हम जो ले जाएंगे इस जहां से, जो लिया लिया वो यहीं से, जो दिया दिया वो यहीं पे। कल जो हुआ सो हुआ वो, कल जो भी होगा सो होगा, जो है वो पल बस यही है, जो है अभी है यही है। जिंदगी में कितनी है खुशियाँ, जिंदगी में गम भी है कम क्या, मिलके गमों को रुलाएं, आओ जिंदगी को हंसाएं। जिंदगी है अभी बस अभी, इसीलिए आज की रात है जिंदगी। जिंदगी में कितनी है खुशियाँ, जिंदगी में गम भी है कम क्या, मिल
मिलके गमों को रुलाएं, आओ जिंदगी को हंसाएं। जिंदगी है अभी बस अभी, इसीलिए आज की रात है जिंदगी। कल मेरी जवानी है, कल मेरी जवानी है, कल। ये वो कार्यक्रम है जिसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे थोड़ी देर में, और विशेष आभार सोशल मीडिया का, स्टार प्लस का, जिनके सौजन्य से हमें यह वीडियो प्राप्त हुई है। मैं दोबारा से दिखाना चाहती हूँ। जिंदगी में कितनी है खुशियाँ, जिंदगी में गम भी है कम क्या, मिलके गमों को रुलाएं, आओ जिंदगी को हंसाएं। तुम अपने दिल की कहो कुछ, हम अपने दिल की सुनाएं, मिलके गमों को सताएं, आओ जिंदगी को हंसाएं। क्या लेके आए थे हम जो ले जाएंगे इस जहां से, जो लिया लिया वो यहीं से, जो दिया दिया वो यहीं पे। जिंदगी है अभी बस अभी, इसीलिए आज की रात है जिंदगी। क्या लेके आए थे हम जो ले जाएंगे इस जहां से, जो लिया लिया वो यहीं से, जो दिया दिया वो यहीं पे। कल जो हुआ सो हुआ वो, कल जो भी होगा सो होगा, जो है वो पल बस यही है, जो है अभी है यही है। जिंदगी में कितनी है खुशियाँ, जिंदगी में गम भी है कम क्या, मिलके गमों को रुलाएं, आओ जिंदगी को हंसाएं। जिंदगी है अभी बस अभी, इसीलिए आज की रात है जिंदगी। जिंदगी में कितनी है खुशियाँ, जिंदगी में गम भी है कम क्या, मिलके गमों को रुलाएं, आओ जिंदगी को हंसाएं। जिंदगी है अभी बस अभी, इसीलिए आज की रात है जिंदगी। मेरे सज्जनों, आपका प्यार मेरी आदत, आपका साथ मेरी हिम्मत, आपकी दुआ मेरी किस्मत, आपकी मुस्कान मेरी चाहत और आपकी तालियां मेरी ताकत। जिंदगी में मुश्किलें हजार हैं, दुख अपार हैं, मगर हम क्यों लाचार, क्यों ना मिलके गमों को रुलाएं। आइए जिंदगी को हंसाएं, जिंदगी को हंसाएं, जिंदगी को हंसाएं। देवी और सज्जनों, नेक दिली की राह पर अकेले ही चल पड़ने वाले एक और शख्स से आज आपकी मैं मुलाकात करवाना चाहता हूं, जिन्हें नॉमिनेट करने एक बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ आज इस शो में शामिल होने जा रही हैं। खूबसूरत अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी। देवी और सज्जनों, शिल्पा शेट्टी के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, तो देवी और सज्जनों, शिल्पा जी ने जिनके बारे में अभी तक बताया नहीं है, आप बताएंगे। I know what it takes to live in a city like Mumbai.
यहाँ पे जो भी बंदा आता है एक ड्रीम के साथ आता है और सबसे बड़ा जो ड्रीम है वो ये है कि खुद का एक घर हो। बहुतों के लिए ये एक ड्रीम ही बन के रह जाता है। तो जिस इंसान के बारे में मैं बात करने जा रही हूँ, उनका घर जो है भले ही छोटा हो लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा है। उनका नाम है सुरेश अग्रवाल। आइए सुरेश अग्रवाल जी के बारे में हम जानते हैं। एक छोटा सा वीडियो है हमारे पास। हम लोग कोल्हापुर से हैं और मेरे बेटे को ब्लड कैंसर हुआ है, इसलिए उसकी ट्रीटमेंट के लिए हम मुंबई आए। उसको हमने दिखाया था सांगली में, उन्होंने टाटा का एड्रेस दिया था। मुंबई का नाम सुनते ही मेरे पांव की जमीन सरक गई थी। 1.5 महीना हम हॉस्पिटल में ही थे एडमिट। तब उसके बाद ये टेंशन सताती रही कि हम जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, हमारे यहाँ कोई रिलेटिव भी नहीं है। डॉक्टर साहब ने तो बोला था कि 6 या 9 महीने तक यहाँ रुकना पड़ेगा आपको। हमारे इतनी हैसियत नहीं कि हम यहाँ पे ऐसे रूम भाड़े पे लेकर वहाँ रह जाए। कैंसर का ट्रीटमेंट ये काफ़ी महंगा है, कॉम्प्लिकेटेड और लंबा हो सकता है। हर तीसरे दिन या हर चौथे दिन उनको हॉस्पिटल में बुलाकर कोई ना कोई दवाइयाँ दी जाती हैं या ब्लड टेस्ट किया जाता है। जब हमने डॉक्टर तो ये शख्सियत हैं आज के, और विशेष आभार व्यक्त करती हूँ मैं पुनः स्टार प्लस और सोशल मीडिया का, जिनके सौजन्य से ये वीडियो हमें प्राप्त हुई है। सुरेश जी, ये वीडियो हम तक पहुंचाने के लिए आपका विशेष आभार, क्योंकि आपने वो कार्य किया है और तमाम सुधी श्रोता जो हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं उन्हें मालूम होना चाहिए कि किरदार जिंदगी में एक बेहतरीन किरदार को हमेशा हम लेकर आते हैं। और आज हमारे पटल की शोभा वाकई बढ़ गई है। जिस इंसानियत की मिसाल की बात हम कर रहे थे, वो इंसान, वो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है। तो आपका पुनः अभिनंदन करती हूँ। हमारे साथ बहुत सारे दर्शक जुड़ गए हैं। डॉक्टर पुष्पता तनेजा जी जुड़ गई हैं, नमस्कार करती हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन है। अशोक अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत अभिनंदन। पटल के मुख्य सलाहकार आदरणीय सुरेंद्र शर्मा सागर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। अभी हमने एक माँ को सुना जो ये कह रही हैं कि उनको, वो कोल्हापुर से आई और उनको रहने की व्यवस्था नहीं है और बाकी सारी चीज़ें, कुछ और वीडियोस हैं हम बाद में देखेंगे। और ऐसे में एक व्यक्ति है जो उनकी उंगली थामता है, उन्हें रास्ता दिखाता है और उन्हें ये कहता है कि तुम घबराओ मत, हम हैं, और वो हैं आप। तो सुरेश जी, ये जो 23 सालों का आपका सफ़र रहा है, कैसे शुरू हुआ ये सफर? कैसे आपने इतने कैंसर पेशेंट की ही मदद क्यों की? आपके इसके पीछे जरूर कोई ना कोई कारण रहा होगा, कोई वजह है। मैं चाहती हूँ कि हमारे दर्शकों को वो वजह बताएं आप, क्योंकि 23 साल एक बहुत बड़ा समय होता है। आप मानव सेवा की ओर अग्रसर हैं और इस पटल के माध्यम से मैं तो सरकार तक अगर मेरी बात पहुंचे तो मैं तो अपील करूंगी, मैं गुजारिश करूंगी कि आपको जरूर पद्मश्री से सम्मानित करें, क्योंकि आपने कार्य ही वैसा किया है। तो सुरेश जी, आप अपनी यात्रा के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। 1993 या 1994 बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण वर्ष था। इस वर्ष मेरे परिवार में, मेरे खुद के परिवार में 3 जन को कैंसर हुई। मेरे छोटे भाई को, मेरे ससुर जी को, एक मेरे कजिन को। तो उस सिलसिले में हमने तीनों का ट्रीटमेंट हिंदुजा हॉस्पिटल माहिम में करवाया था। तो उस सिलसिले में मुझे 3-4 साल तक ऑलमोस्ट डेली मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ता था। तो वहाँ डॉक्टर आशा कापड़िया थी, चीफ ऑन्कोलॉजिस्ट, उनके अंडर में ट्रीटमेंट चालू था। तो वहाँ जैसे वेटिंग करना पड़ता है 2 घंटे 3 घंटे डॉक्टर का नंबर आने के लिए। तो लॉबी में मैं भी वेटिंग करता था, और भी 15-20 जन 25 जन पेशेंट रहते थे लॉबी में। सब वेटिंग कर रहे हैं, सब इंडिया के दूर दूर इलाके से आए हुए हैं, कोई यूपी से है, कोई आसाम से थे, कोई बंगाल से थे। तो वेटिंग जब पेशेंट कर रहे थे, मैं बहुत पेशेंट्स को देखता था, ये बहुत टेंशन में है लोग। तो एक तो घर में कैंसर की प्रॉब्लम, उससे ऊपर से उनकी और भी बहुत सारी टेंशन थी। तो मेरी एक आदत है, मैं उनको पूछता था डेली कि भाई आपको क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या प्रॉब्लम है, सबको पूछता था, मेरी आदत थी। तो मोस्टली लोगों से पूछता था। तो ये बात सामने आई
कि इलाज तो जैसे तैसे के लोग करवा रहे हैं, कि तो बम्बई में 2 महीना 6 महीना रुकना, वो कहाँ रुके? सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो वही थी उनकी कि रुके कहाँ? जैसे तैसे अगर कोई भाड़े कोई घर ले लिया, होटल में रूम ले लिया, गेस्ट हाउस में रूम मिल भी गया, तो फिर खाने की प्रॉब्लम। इसमें खाना पीना बहुत लिमिट में और बहुत क्वालिटी फूड चाहिए। अगर होटल में रुक गए तो खाना की प्रॉब्लम, वापस वही होटल का खाना खाओ तो और बड़ी प्रॉब्लम, और नई बीमारियां जन्म लेंगी। तुमको तो ऐसा घर चाहिए जहाँ या खुद खाना बना सके, या अच्छा खाना घर का खाना मिल सके उनको। तो मैंने फिर डॉक्टर आशा कपड़े से बात की, 3-4 और डॉक्टरों से बात की, मेरे परिवार के मेंबरों से बात की, तो फिर फाइनल किया चलो अपने एक नया घर लेते हैं। जहाँ मैं रहता हूँ उसकी 2-3 बिल्डिंग छोड़कर ही मुझे घर मिला, नया फ्लैट लिया मैंने 2001 में करीब। तो उसमें मैंने डॉक्टर को बोल दिया, भाई जो भी नीडी पेशेंट आते हैं उसको मेरा नंबर दे दो और यहाँ ठहरने की व्यवस्था कर दूंगा मैं, वो खाने का सामान दे दूंगा, तो खाना अपने बना लेंगे पेशेंट लोग, तो अच्छा खाना मिल जाएगा उनको, और कोई चार्ज नहीं होगा, कोई शुल्क नहीं होगा। 1 महीना लगो, 2 महीना लगे, 6 महीने लगे, जब तक इलाज चलेगा वो लोग वहां रुक सकते हैं। तो एक फ्लैट से मैंने काम शुरू किया 2001 में। उसमें 4 पेशेंट विद फैमिली वहां रुकती थी उस समय। तो फिर वो जैसे जैसे लोगों को मालूम चला तो लोग और बढ़ते गए पेशेंट, तो पूरा आसाम, बंगाल, बिहार, मेनली पेशेंट नॉर्थ ईस्ट इंडिया से ही आते थे। तो जब पेशेंट बढ़ने लग गए तो मैंने एक फ्लैट और लिया, फिर एक फ्लैट और लिया, ऐसे करते में 4 फ्लैट 2009 या 10 तक 4 फ्लैट मैंने चालू कर लिए थे ये। तो तब से 2020 तक, कोरोना तक ये 4 आपने फ्लैट। मुंबई में किया सर? मुंबई में? हाँ, मुंबई में फ्लैट लिया आपने? 1986 में शिफ्ट किया मैं। नहीं, ये जो आपने 4 फ्लैट्स खरीदे वो मुंबई में खरीदे? और मेरे घर के एकदम सामने ही, एकदम सर मैं जहाँ रहता हूँ। सर मुंबई में किराए पे मकान लेना इतना मुश्किल है और आपने दूसरों के लिए फ्लैट्स खरीदे, ये बड़े क्योंकि ये गंभीर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी ये जी। ये मैं सामने देखता था कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है लोगों की ये, कि 2 महीना बम्बई में घर में रहना, किसी के घर में रहना या कहीं भाड़े पर रहना बहुत मुश्किल काम था। एक तो भाड़ा, ऊपर से सबसे बड़ी प्रॉब्लम खाने की थी उनको, कि होटल में रहना मतलब होटल का खाना खाना, और वो डॉक्टर लोग और मना करते थे उनको कि नहीं, खाना तो घर का ही खाना पड़ेगा। तो यहाँ खाने की पूरी सुविधा थी, सामान हम देते थे, खाना अपना खुद बना लेते थे लोग। तो 2020 कोरोना तक तो ये सिस्टम हमारा चालू रहा। 4 फ्लैट में 12 पेशेंट, 11 पेशेंट लोग रुके रहते थे। और दुर्भाग्य से जब कोरोना आया तो चारों जो बिल्डिंग थी, अलग बिल्डिंग थी, 4 फ्लैट थे, सोसाइटी ने चारों फ्लैट बंद करवा दिए। कि कोरोना में तो कोई बाहर के लोग अलाउ ही नहीं थे, कोई आना जाना सबके बंद थे। और तो इतने लोग, इनसे नए नए डेली पेशेंट चेंज होते थे, 2 महीना 3 महीने में पेशेंट चेंज हो जाते थे। तो सोसाइटी ने चारों फ्लैट बंद कर दिए। तो मैंने अपने स्थानीय विधायक है अतुल जी, उनसे रिक्वेस्ट किया कि ऐसे मेरे 20 साल से ये मेरा चल रहा है, अभी अचानक ये सब बंद हो गए। तो अतुल जी ने मेरी बहुत सहायता की, उन्होंने मुझे एक अलग बिल्डिंग बना के दी पूरी। उसमें आज 15 जन उसमें ठहरे हुए आज भी। और अब फिर हमने खाना के लिए अपना ही नौकर, अपना ही कुक, अपना ही मैनेजर सब रख दिए, तो खाना भी किसी को बनाने की जरूरत नहीं है। तो सर अपना एक कुक खाना बनाता है। जी, जो भी आप कार्य कर रहे हैं वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट है? सब सब आपका कंप्लीटली खर्चा, फ्री ऑफ कॉस्ट, रहना और इंक्लूडिंग खाना फूड, सब? क्या रहना बात है, खाना इंक्लूडिंग फूड, सब कुछ फ्री है। क्या बात, क्या बात, क्या बात है। सभी आपसे बहुत ज़्यादा आपकी बहुत तारीफ हो रही है। मैं दिखाना चाहती हूँ, हेड्स ऑफ यू लिखा है पुष्पलता तनेजा जी ने। उसके बाद सुरेश शर्मा सागर जी ने आपके लिए लिखा है, आप तो साक्षात देवदूत हैं आदरणीय। और साबिर परवेज जी ने लिखा है आपके लिए कि गर्व है आपके ऊपर। और सभी बहुत भाव विभोर हैं आपकी बात सुन के। उसके बाद क्या हुआ, कोरोना के बाद जब चीजें बंद हो गई, विधायक जी ने आपकी मदद की। आज कितने पेशेंट आपके पास आते हैं और आज क्या कुछ आज का सिनेरियो क्या है? वहाँ 15 जन रुक सकते हैं, कैपेसिटी जो 15 जन की है। और हमेशा आज करीब 2 साल हो गए इसको, कोई दिन खाली नहीं है, हमेशा वेटिंग ही रहती है वहां पर। तो पूरा पूरा भरा हुआ है। और हमेशा टाटा के डॉक्टर्स हैं, हिंदुजा के डॉक्टर्स हैं, उनको मैंने बोल रखा है कि कोई नीडी पेशेंट आए तो मेरे पास भेज दे। वो लोग मुझे फोन करते रहते हैं, डॉक्टर्स लोग, कि एक पेशेंट आया है। तो जब एक जगह खाली होती है उनको बुला लेता हूँ। तो कभी खाली रहने का तो सवाल ही नहीं है। 15 अगर 30 दिन की सुविधा होगी तो 30 दिन भी रहेंगे, तो इतनी कैपेसिटी है नहीं वहां पर अभी। तो ये तो अतुल जी का बहुत बहुत बड़ी बहुत बात है धन्यवाद। सर। बहुत बड़ी बात है, इतना कुछ आप कर रहे हैं। और
विनीता जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। डॉक्टर मोहन सिंह कुशवाहा जी जुड़े हुए हैं, बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत है। इसी तरह आप बने रहिए इस कार्यक्रम से और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि हमने बहुत कर लिया दुनिया के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, लेकिन जब आपको आपसे बेहतर कोई व्यक्ति मिलता है, तब आपको लगता है कि अरे हमने तो कुछ नहीं किया है। अब जैसे आदरणीय सुरेश अग्रवाल जी हमारे समक्ष हैं और हम सुन रहे हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट मुंबई जैसे शहर में खाना इतना मुश्किल है, रहना इतना मुश्किल है, क्योंकि बहुत महंगा शहर है। और वहाँ पर एक मरीज के लिए जब हम इलाज कराने के लिए जाते हैं, वहाँ पे हमारी एक जो आय होती है वो बड़ी सीमित होती है, उसी में हमें सब कुछ संभालना पड़ता है। वैसी परिस्थिति में एक देवदूत आता है जो उनकी मुश्किलें आसान कर देता है। हालांकि सही बात आपने कही कि कैपेसिटी कम है और लोग पेशेंट ज़्यादा आ जाते हैं। हम शुभकामनाएं आपको देते हैं कि आपका और बड़ा कॉटेज तैयार हो, जहां पर और पेशेंट की आप सेवा कर सके, उनकी मदद कर सके। हमारे साथ डॉक्टर चंद्रमणि ब्रह्मदत्त जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। संजय जी हमारे साथ बने हुए हैं। आप सभी कार्यक्रम को जरूर शेयर करें। सुरेश जी कहते हैं कि कोई भी काम जब हम करते हैं तो परिवार का सहयोग बहुत जरूरी होता है। जब आपके घर में 3 पेशेंट, जैसे कि आपने कहा कि 3 मरीज कैंसर के रहे, तब आपने दूसरों के दुख को देखकर अपना समझा और एक मुहिम चलाई है। ये एक मुहिम है, एक रास्ता बनाने की कोशिश है उन तमाम लोगों के लिए जिनके पास पैसा तो है, लेकिन कई बार क्या होता है, पैसा होते हुए भी आपको समझ में नहीं आता है कि उस पैसे को हम कहाँ किस दिशा में लगाएं। तो लगाए। एक तरह से आप इस कार्यक्रम के माध्यम से उन तमाम लोगों के पास एक संदेश जाएगा जिनके पास पैसा बहुत है, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि सदुपयोग कैसे किया जाए। सुरेश जी से सीखते हैं पैसे का सदुपयोग कैसे करते हैं। तो परिवार का कैसा सहयोग रहा? जाहिर सी बात है अच्छा रहा होगा, तभी आप इतना 23 साल से उस चीज को चला रहे हैं, उस मुहिम को लेकर चल रहे हैं। सरिता जी से आपकी मुलाकात कैसे हुई थी? सरिता शर्मा जी से। सरिता शर्मा जी आसाम में रहती थी, तो जी आसाम में मेरे कोई रहते हैं, कुछ संबंधी रहते हैं, सुरेंद्र जी अग्रवाल, तो वो उनको जानते थे। तो सरिता जी ने उनको कांटेक्ट किया होगा, तो सुरेंद्र जी ने मुझे फोन किया कि ऐसे से एक औरत है जो टीचर भी है और उनको कैंसर हो गया है, बहुत तकलीफ में है। तो मैंने उनको बोला बम्बई भेज दीजिए, तो मैं उनका इलाज भी करवा दूंगा, रहने का भी उनका अरेंजमेंट कर दूंगा। तो मैंने वो बम्बई आई तो मैं इनको लेकर इंडिया हॉस्पिटल गया। वहाँ डॉक्टर लाला मुराद है जो उनको सर्जन है, उनको दिखाया, उन्होंने बहुत हेल्प की। उन्हें अपनी कोई फीस चार्ज नहीं किया, उनका ऑपरेशन भी फ्री में किया, और हिंदुजा हॉस्पिटल ने भी बहुत हेल्प किया। उन्हें जो बिल था उसका 50% उन्होंने वेव ऑफ किया। या हमने भी कुछ सहायता की, उनके रिलेटिव ने सहायता की। पूरी 2 महीना में फिर ऑपरेशन हुआ, केमो लगे, रेडिएशन हुए। आज वो, मुझे विश्वास है कि आज वो एकदम पूरा अच्छे से स्वस्थ है और जयपुर में अपनी जिंदगी जी रही है वो। तो जी उन्होंने बम्बई सरिता जी ने आपसे हमारा परिचय कराया। सरिता जी विशेष आभार व्यक्त करती हूँ इतने बेहतरीन शख्सियत से हमें मिलवाने के लिए, और इसी तरह किरदार जिंदगी चलता रहता है। और सभी का आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने एक से बढ़कर एक किरदारों से हमारी मुलाकात करवाई है। तो कभी ऐसा कोई समय आया जब आपको लगा कि कैसे कर पाएंगे, या कुछ ऐसी परिस्थिति या कोई ऐसा पेशेंट जिसको देखकर आपका दिल वाकई दहल गया हो, या कभी लगा हो कि ओ भगवान इतना कष्ट किसी को ना दें? कभी कुछ ऐसा हुआ है इन 23 सालों में? बहुत बार, खासकर जब जो बच्चे आते हैं 5 साल के, 6 साल के, और उनको ब्लड कैंसर होती है, उनको देखकर बहुत ही मतलब अजीब लगता है कि भगवान ऐसे कैसे कर सकता है कोई, कि किसकी क्या गलती, बच्चे की क्या गलती थी, क्या गुनाह था। 6 साल की उम्र में उनको ब्लड कैंसर हो गया है, और केमोथेरापी उनको लग रही है, 10-10 केमोथेरापी, 12 केमोथेरापी लग रही है। केमोथेरापी बोलना बहुत ईजी है लगाना, तो तू जो जिस पर लगती है वही उसके बारे में बता सकते हैं कि कितनी ये पेनपूर्ण ये सिस्टम है। ये तो उनको लगवानी है, बच्चे हैं 5 साल के, 6 साल के, बहुत ही खराब लगता है देखकर, किंतु केमोथेरेपी छोड़कर उसका कोई दूसरा इलाज भी नहीं है, उनको लगवानी है। फिर हमारा दायित्व यही है कि उनके परिवार का, बच्चे को तो क्या करें, उनका परिवार का मॉरल सपोर्ट हम बढ़ाएं, उनको मॉरल सपोर्ट दें हम, कि हम साथ में हैं, आप डरो मत, आप घबराओ मत। बस वही सपोर्ट ही उनको हिम्मत देता है, वो अपने बच्चों का, अपने बच्ची का इलाज करवाते हैं। और
भगवान की कृपा है, ये प्रभु की कृपा है कि ऑलमोस्ट सब बच्चे 1 साल या 2 साल तक उनका केमोथेरेपी चलती है, तो यहाँ से ठीक होकर ही जाते हैं वो। अभी तक करीब-करीब जहाँ तक मुझे याद है मोर देन 2,500 फैमिली मेरे यहाँ रुक चुकी है। और जहाँ तक मुझे याद है उसमें मुश्किल से 10 फैमिली जो पेशेंट थे, उनके साथ जो घटना घटी है कि उनकी मौत हो गई। बाकी 95% लोग तो यहाँ से ठीक होकर ही गए हैं। हाँ, कुछ-कुछ पेशेंट्स को 2 साल बाद, 4 साल बाद भी दोबारा कैंसर हो गया और फिर वो तकलीफ आए। तो यहाँ से मोस्टली पेशेंट ठीक होकर जाते हैं। तो क्या हॉस्पिटल से भी आपका संबंध है डॉक्टर से कि सब वो डॉक्टर आपको यस, जी, हिंदुजा कैंसर हिंदुजा हॉस्पिटल, हाँ, हिंदुजा हॉस्पिटल माहिम जो है, वहाँ कैंसर के 8-9 डॉक्टर्स हैं और सबसे मेरे अच्छे संबंध हैं। वो मेरी इतनी सपोर्ट करते हैं कि मैं कितने भी पेशेंट को ले जाऊँ, जो भी नीडी पेशेंट्स हैं, जो गरीब हैं, उनसे कभी भी कोई, मैं साथ में रहता हूँ, कोई भी डॉक्टर फीस चार्ज नहीं करता अपनी। सब ये लोग फ्री देखते हैं, पहला बात तो ये है। उसके बाद जब ऑपरेशन होता है या केमो लगती है, तो जो बिल आता है, जो भी कभी लाख रुपया, कभी 5 लाख, कभी 6 लाख, तो डॉक्टर लोग बहुत सपोर्ट करते हैं उनका पेपर बनवाने में कि हिंदुजा का एक ट्रस्ट है, वहाँ ट्रस्ट में पेशेंट अप्लाई करते हैं कि भाई मैं गरीब आदमी हूँ, 6 लाख के बिल में ताकत नहीं है, तो मुझे कुछ माफ किया जाए। तो डॉक्टर उसमें पॉजिटिव रिकमेंड देते हैं हमेशा कि ये पेशेंट बहुत गरीब है, इसकी हेल्प की जाए। तो ट्रस्ट से मिनिमम 50% और ऊपर 80-90% तक भी बिल उनका माफ हो जाता है। तो 2 लाख का बिल 1 लाख हो गया, या 25, कभी तो 25,000 में बिल सेटल हो जाता है वो। और कभी भगवान की बहुत कृपा रही तो बहुत पेशेंट ऐसे भी हैं जिनका 100% पूरा इलाज हिंदुजा ने माफ कर दिया है। ऐसे भी बहुत पेशेंट है हमारे पास। तो हिंदुजा हॉस्पिटल का सपोर्ट तो इतने सालों से हमेशा रहा है, उसके लिए मैं बहुत बहुत उनका धन्यवाद देता हूँ, उनका बहुत आभार प्रकट करता हूँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया। देखिए, सबके सहयोग से ही हम समाज को एक दिशा दे सकते हैं और किसी की मदद हम तभी कर सकते हैं। कहते हैं ना, एक चना भार नहीं फोड़ता। तो हम जब साथ रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ चलें, तो शायद जो परिस्थितियाँ हैं समाज की, देश की, वो बदल जाएँगी। एक बिज़नेस मैगज़ीन है आउटलुक बिज़नेस, उसमें आपको आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर में शामिल किया गया। तो ये उपलब्धि आपको कैसी लगी? कैसा महसूस हुआ जब आपको इस तरह का पुरस्कार मिलते हैं या इस तरह जब आपको कोई एप्रिशिएट करता है, कैसा लगता है आपको? ये तो नेचुरल की बात है, अच्छा तो लगेगा कि लाखों लोग, करोड़ों इसके रीडर्स हैं, वो पढ़ते हैं। मुझे अच्छा लगे नहीं लगे, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि लोगों तक बात पहुंचती है। तो उससे अगर एक मैगजीन पढ़कर लाखों लोग पढ़कर उसमें 100-200 व्यक्ति भी ऐसा सोचें कि हमें भी ऐसे आगे आना चाहिए, ऐसा कुछ करना चाहिए, चाहे छोटे मात्रा में करे, तो मुझे विश्वास है कि जो मैगजीन पढ़ते हैं लोग या टीवी देखते हैं, ऐसी कोई मैं नहीं, कोई भी आदमी को बारे में सोचकर, देखकर उनके मन में जागरूकता पैदा होती है और कुछ लोग आगे आते भी हैं और अपना इस तरह की हेल्प करना चालू करते भी हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि देखा-देखी लोग समझकर या प्रेरणा पाकर कुछ लोग आगे आ रहे हैं और ये अच्छे काम कर रहे हैं। जी, बचपन में मुझे याद है एक बार मैंने एक कहानी पढ़ी थी जिसमें एक व्यक्ति है जो अखबार में अपनी तस्वीर निकालने के लिए बहुत तरह के उसने प्रपंच किए, बहुत तरह की चीज़ें उसने कोशिश की आज़माने की। लास्ट में जब कोई रास्ता नहीं मिला तो वो ऊपर से छलांग लगाकर कूद गए, पैर की हड्डी टूटी, एक्सीडेंट, और तब वो अखबार में छपे, तो बड़े खुश हुए। तो मैं अपील करना चाहती हूँ इस कार्यक्रम के माध्यम से कि आप कुछ ऐसा करिए जो मानवता के हित में हो, तो दुनिया आपको प्रणाम भी करेगी, सलाम भी करेगी और हर मैगज़ीन में, हर अखबार में आपकी तस्वीर आएगी। एकदम से वो वाक़या मेरे सामने आ गया जैसे कि अभी हमारी चर्चा चल रही है। और गुलशन ग्रोवर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अभिनंदन करती हूँ, जुड़े रहिए, बने रहिए। डॉक्टर मोहन सिंह कुशवाहा जी ने आपके लिए लिखा है कि भगवान आपको सलामत रखे। तो इस तरह के संदेश आ रहे हैं, आप खुद भी देख सकते हैं, मैं फ्लैश करती हूँ, आप देखें। और अनिल जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, हमारे साथ महेश पोद्दार जी जुड़े हुए हैं, बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। आप सभी इसी प्रकार जुड़े रहें, हमारे साथ बने रहें और कार्यक्रम को ज़रूर शेयर करें। सुरेश जी, ये तो कैंसर के मरीजों के लिए आपने एक मुहिम चलाई है, लेकिन सिर्फ कई बार ऐसा होता है ना कि चलिए ठीक है, हमारी क्षमता है जितनी, उतना हम कर पा रहे हैं।
लेकिन जब एक बार परिस्थिति ऐसी आ जाती है कि ज़्यादा लोग होते हैं और हम मदद नहीं कर पाते, उस समय लगता है कि काश कुछ और ज़्यादा बेहतर होता हमारे पास या कुछ और चीज़ें हम कर पाते। तो भविष्य की ओर देख कर, क्योंकि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो भारत में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। चल रही है। बच्चे को भी और बड़ों को भी, और ज़्यादातर मोस्टली जो महिलाओं को है वो यूट्रस और ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा ब्रेस्ट हो रहा है। ब्रेस्ट जी, तो ऐसी परिस्थिति में आपने अपने आने वाले कल के लिए, क्योंकि 23 साल से आप लगातार चल रहे हैं और मुझे क्या जितने दर्शक हैं सबको पता चल गया कि आप रुकने वाले नहीं हैं, आप लगातार रहेंगे। तो कोई ऐसा ट्रस्ट या कोई ऐसी टीम आपने बनाई है जो आने वाले समय के लिए मतलब आपके बाद कौन चलाएगा इस मुहिम को? इसके बारे में मैं दर्शकों से कुछ बात अगर साझा करना चाहें आप। तो जी। इतने साल तक तो मैं इस काम में व्यक्तिगत रूप से काम कर रहा था। अभी करीब 2 साल पहले मैंने एक संस्था बनाई, विश्वास संस्था बनाई है, जो उसका उद्देश्य यही है कि कैंसर मरीजों में को विश्वास दिलाना कि वो आप डरे नहीं, आप ठीक होंगे। उनके मन में ये विश्वास दिलाना है। उसमें हमारे 9 फ्रेंड्स हैं, उनकी फैमिली है। तो अभी सबसे बड़ा, कैंसर को हम मिटा नहीं सकते, कैंसर को हम रोक नहीं सकते। उसका बेस्ट यही रास्ता है कि जागरूक रहें और समय समय पर टेस्ट कराते रहें। उसके लिए हम लोग प्रत्येक वर्ष ईयरली कैंसर डिटेक्शन कैंप लगाते हैं टाटा हॉस्पिटल के साथ मिलकर। जो टाटा ये हॉस्पिटल कहाँ, जो मुंबई में? ये मुंबई में लगाते हैं आप? बम्बे में अभी बापी में लगवाया था। अभी सेकंड कैंप बापी में लगवाया था मैंने। ये बहुत अच्छे, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसमें क्या होता है, डॉक्टर की टीम आती है पूरी, 10-12 डॉक्टर्स आते हैं, सब टेक्नीशियन आते हैं। वहां पर उनका ऑन द स्पॉट सब टेस्ट किए जाते हैं। जैसे लेडी है तो उनके लिए गायनो टेस्ट होते हैं, माउथ के टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट होते हैं, और जेंट्स के लिए भी सब सर्जन आते हैं, सब टेस्ट करते हैं। उसमें क्या होता है कि अगर आपको अर्ली स्टेज में कोई डाउट हुआ कैंसर का, वो पकड़ में आ जाता है। और कैंसर कोई इतनी खराब बीमारी नहीं है अगर अर्ली स्टेज में पकड़ा जाए। कोई भी कैंसर हो, अगर अर्ली स्टेज में पकड़ा गया। लेकिन सुरेश जी, कई बार ऐसा होता है कि कैंसर हमेशा 4th या 3rd स्टेज में ही पता चलता है, ऐसा क्यों? ऐसा होता है कि लोग टेस्ट नहीं करवाते हैं। जैसे किसी को पेट में दर्द है तो ये समझकर पेट का इलाज करवाता है वो कि मेरे गैस्ट्रिक की बीमारी है। कोई भी दर्द रहता है, लोग उसको लाइटली लेते हैं कि चलो ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं है। उसी समय वो टेस्ट अच्छे डॉक्टर दिखा के टेस्ट करवा ले तो मालूम चल जाएगा। अगर कैंसर का डाउट आ गया तो इमीडिएट उसको अच्छे डॉक्टर पर जाना चाहिए। तो हम लोग जो कैंप लगवाते हैं उसमें अगर अर्ली स्टेज पर कैंसर है तो उसमें डाउट आएगा उसमें, तो इमीडिएट उस पेशेंट को हम लोग शॉर्ट लिस्ट करते हैं। जैसे कैंप में 400 लोगों ने टेस्ट करवाए हमारे कैंप में, जैसे 15-20 लोग ऐसे निकलते हैं कि जिनको डॉक्टर डाउट करते हैं जिनको कैंसर हो सकती है। फिर उनको आगे एडवांस टेस्ट के लिए हम लोग भेजते हैं टाटा हॉस्पिटल में। उसमें से कभी 1-2 पेशेंट को एक्चुअल में कैंसर निकल जाता है, तो वो कैंसर ठीक हो जाता है क्योंकि एकदम ईयरली स्टेज पर होता है उनका, वो कैंसर ठीक हो जाते हैं। तो ये कैंसर ईयरली डिटेक्शन कैंप ये बहुत ही उपयोगी चीज है जो हम लोग प्रत्येक वर्ष लगाते हैं। अभी बापी में भी शुरू किया हमने। अभी हम लोग बम्बई के आसपास और भी जगह पर कैंप लगाएंगे। ये इसमें बहुत ही अच्छी चीज है कि ये आपको प्रारंभिक अवस्था में आपको मालूम चल गया कि आपके कैंसर डाउट है तो आप आगे टेस्ट करवा सकते हैं। नहीं, भगवान करे नहीं निकले कैंसर, बहुत अच्छी बात है। और निकल गया तो कोई घबराने की बात नहीं है, वो ठीक हो जाएगा क्योंकि एकदम इनिशियल स्टेज पर होता है वो। तो ये कैंसर रोक नहीं सकते हैं, ये कर सकते हैं। और दूसरा, अवेयरनेस फैलाना बहुत जरूरी है कि कैंसर से डरे नहीं। लोग कैंसर का नाम सुनते ही 50% मौत तो वहीं पर हो जाती है उनकी। ये जिसको मालूम चलता है मुझे कैंसर हुआ है तो आदमी 50% तो वहीं मर जाता है। लास्ट में लोग पैनिक हो जाते हैं कि अब तो मौत आ जाएगी, अब तो हम मर जाएंगे। ऐसे क्या लोगों ने ये ऐसे मिथ कर दिया है कि कैंसर मतलब जानलेवा बीमारी है, इसे बचना बहुत मुश्किल है। और मामूली एक मिथ लोगों में ये भी है कि ऑपरेशन करते हैं, कैंसर का ऑपरेशन होता है, ये लोग बोलते हैं एक बार काट दिया तो फिर वो हमेशा कैंसर रह जाएगा, ये ऑपरेशन कराना नहीं चाहिए। ये सब बहुत अफवाहें हैं, ये सब मिथ्स हैं। ये लोग, कैंसर का इलाज है, आप इलाज कराइए। और सबसे बड़ी बात, कैंसर के जो परिवार वाले हैं उनको सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। अब जरूरी नहीं आप फाइनेंशियल सपोर्ट करें, अच्छे फैमिली से भी लोग आते हैं, उनको कैसे इलाज करवा रहे हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है, तो उनको मोरल सपोर्ट बहुत जरूरी है। उनसे लोग पूरा परिवार उनको साथ दे, पूरा समाज उनका साथ दे, उनकी हिम्मत बढ़ाए तो पेशेंट ठीक हो जाता है। और अब आप कोई पेशेंट एडमिट है हॉस्पिटल में, कोई बच्चा है या कोई भी है, और उनके साथ
उन पर डेली 3-4 बाहरी आदमी, घर वाले छोड़कर, जो पेशेंट जानते नहीं उनको, ऐसे 3-4 आदमी डेली जाकर उनको मिले, उनसे बातें करें, उनका हौसला बढ़ाएं, तो 50% चांस कैंसर रिकवरी का और बढ़ जाता है उनका। जी, जो बिल्कुल बाहर सही के लोग कह हैं, जी, जो जी, जो जी, जानता नहीं जिनको, जी। ऐसे लोग जाकर मुझसे मिले, उनका मोरल हौसला बढ़ाएं, सपोर्ट ज़रूरी। जी। बहुत जरूरी है, ये चीज बहुत जरूरी है। जी, मोरल सपोर्ट की अगर हम बात करें तो हर क्षेत्र में मोरल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, चाहे परिवार में बच्चा हो, बड़ा हो, हर किसी को प्यार दुलार की आवश्यकता है। मैंने सुना है आप गाना बहुत अच्छा गाते हैं और मैं चाहती हूँ कि एक वीडियो जो मेरे पास है वो भी स्टार प्लस के सौजन्य से हमें प्राप्त हुई है वीडियो तमाम दर्शकों को दिखाना चाहती हूँ। से बात किया कि यहाँ हमें रहना है तो हम कहाँ रुके, तो डॉक्टर साहब ने हमें अग्रवाल साहब का नंबर दिया। से बात किया कि यहाँ हमें रहना है तो हम कहाँ रुके, तो डॉक्टर साहब ने पल मेरी जवानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी कहानी है। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सुरेश जी, ये तो बहुत पुरानी बात हो गई, ये तो कोई बहुत पुराना गाना था। आज भी सुपर हिट है गाना। अरे लेकिन आजकल के जमाने के जो नई पीढ़ी के कलाकार हैं, कोई नौजवान पीढ़ी जो आजकल चल रही है, उसका कोई संगीत आपको या किसी का गाना पसंद हो आपको? पसंद तो है अरिजीत सिंह के गाने, किंतु इतनी। क्या नाम बताया आपने? अरिजीत सिंह के गाने। अरिजीत सिंह के गाना आपको पसंद है? उनका गाना आप गुनगुना सकते हैं कोई? इतने अच्छे से नहीं नहीं, सुनाइए, फिर भी कोशिश कीजिए। क्योंकि तुम ही हो, बस तुम ही हो, मेरी जिंदगी अब तुम ही हो, मेरा चैन भी, मेरा दर्द, मेरी जिंदगी तुम हो। मेरे सज्जनों, अरिजीत सिंह बहुत ही महान कलाकार हमारे इस फिल्म इंडस्ट्री के। थैंक यू सो मच अरिजीत। अरिजीत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो आप मच। अगर कुछ सुरेश जी आना ही था आपके लिए। इट इज सच एन ऑनर टू सिंग फॉर हिम बिकॉज हम लोग आई हैव एक्सपीरियंस्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स इन द पास्ट, कैंसर पेशेंट को लेके, एंड इट इज अ वेरी वेरी सेंसिटिव इशू। मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि वो लोग शायद टीवी देख रहे होंगे अभी, और दे हैव लॉस्ट their daughter recently. So you're an exception. You deserve a lot of things. मतलब मैं आज आपके लिए गाऊंगा, I think that is nothing for you. You need like our support, everyone's support. और मुझे लगता है सब लोगों को सोचना चाहिए आपके जैसा, to love people unconditionally, and I really salute you, sir. Thank you so much. Thank you. तो सुरेश जी, आपने लोगों के लिए इतना कुछ किया है, तो हमारा भी थोड़ा सा फर्ज बनता है कि हम इनके लिए खुशी के कुछ क्षण बना पाए। आइए हम और आप चलते हैं, वहां बैठते हैं और अरिजीत सिंह बैठिए, मुझे गाने दीजिए, आप लोग एंजॉय करिए। आइए। बहुत बढ़िया, बहुत आनंद आया और आपका गीत भी हमने सुना। और चूंकि आपसे बात करनी है इसलिए अरिजीत सिंह जी का गीत हम नहीं सुन पाएंगे अभी, बाद में मैं सुनूंगी। लेकिन पुनः मैं आभारी हूँ स्टार प्लस की, जो ये वीडियो आप देख पा रहे हैं, उन्हीं के सौजन्य से आप देख पा रहे हैं। और बहुत अच्छा लग रहा है इस तरह के जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में आकर आपको सम्मान के से बुलाना और सम्मानित करना, ये आपका सम्मान नहीं है, आपके कर्मों का सम्मान है। जो कर्म आप कर रहे हैं, जो कार्य आप कर रहे हैं, जो कहते हैं ना मानव सेवा आप कर रहे हैं, वो भी निस्वार्थ भाव से। तो इस कलयुग में मुझे लगता है कि वो ईश्वर के, जैसे कि अभी सुरेंद्र शर्मा सागर जी ने कहा कि आप देवदूत हैं, तो वाकई देवदूत हैं आप, और हम सब आपको नमन करते हैं आपके कार्यों को। मुश्किलें तो बहुत आती हैं, इतना आसान नहीं होता कुछ भी करना। तो जब मुश्किलों का दौर रहा होगा, जब आपको लगा होगा कि पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं, कौन सी ऐसी बात थी, चाहे वो ईश्वर की आराधना हो, चाहे कोई किताब हो, चाहे वो कोई ब्रह्म वाक्य हो जिससे आपको प्रेरणा मिली है, हमारे दर्शकों से आप साझा करना चाहें, वो कौन सी शक्ति थी जो आपको 23 सालों तक उस कार्य को करने की प्रेरणा दे रही? जी। मुश्किल तो सब कामों में आती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो प्रभु की कृपा है,
कि 22 साल 23 साल में फाइनेंशियल प्रॉब्लम कभी भी नहीं आई इस काम के करने के लिए, क्योंकि भगवान की कृपा है कि कोई तकलीफ नहीं है कभी भी, जितना चाहता था उतना मैं कर पाता था। प्रॉब्लम एक आती थी कि जहाँ पहले में 4 फ्लैट थे, उसमें जो पड़ोसी थे वो कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट करते थे। उनका उनका भी पॉइंट ऐसा था कि हम लोग जब भी गेट खोलते हैं तो हमको सामने कैंसर पेशेंट दिखते हैं हमेशा, जो हमारे जो फ्लिप, और उनका फिर लिफ्ट में भी पूरा दिन जाना जाना, कैंसर पेशेंट निकलना, सीढ़ी पर मिलना, लिफ्ट में मिलना, जब भी गेट खोलो सामने कैंसर पेशेंट। अच्छा, कैंसर पेशेंट की अवस्था भी ठीक नहीं होती थी, किसी के हाथ में स्लाइन चढ़ी हुई है, किसी का प्लास्टर लगा हुआ है, किसी का गले में ऑपरेशन किया हुआ है, पट्टियां लगी हुई है। उनको देखे बच्चे कभी कभी थोड़ा नर्वस हो जाते, बिल्डिंग के बच्चे लोग, तो वो कभी कभी तकलीफ करते थे हमको, किंतु उनको समझा बुझा कर उनको मैं 20-22 साल तक खींचता गया, तो ऐसे कोई खास प्रॉब्लम नहीं आई। और मेरा मेरा पूरा परिवार, मेरी पत्नी, मेरे दोनों बच्चे, मेरे मेरे फ्रेंड लोग सब मेरे साथ थे, तो उन्होंने भरपूर सहयोग दिया। तो कभी भी मुझे कोई असुविधा भी नहीं हुई करने में, मैं जितना चाहता था उतना कर पाता था मैं। तो ऐसी तो कोई तकलीफ नहीं है, भगवान को बहुत मानता हूँ मैं, भगवान की कृपा हमेशा रही है, प्रभु की कृपा बिना तो कुछ काम हो नहीं सकते हैं। और मैं प्रभु को बहुत मानता हूँ कि हमेशा भगवान हमारे साथ है, अच्छे काम करते हैं तो भगवान साथ देता है अपना। बिल्कुल सही कहा आपने। जब हम अच्छे कार्य में रहते हैं तो ईश्वर, और वो हर साथ देते हैं। कार्य के पीछे ईश्वर की एक शक्ति होती है जो जी, आपको ऊर्जा देती है आगे बढ़ने के लिए। हमारे साथ अभिदा जुड़ गए हैं, अभिनंदन करती हूँ। पहली बार हमारे पटल की शोभा बढ़ाने के लिए आपका बहुत-बहुत अभिनंदन है, बहुत स्वागत है। अनीता अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। एक प्रश्न आया है, सुरेश शर्मा सागर जी ने पूछा है, क्या कैंसर वंशानुगत बीमारी है? बहुत रेयर, 99.9% ये वंशानुगत बीमारी नहीं है। 0.001% कभी होता है कि 3-4 पीढ़ी की पहले की जेंस में कैंसर आती है, तो ये वंशानुगत, नॉर्मली वंशानुगत बीमारी नहीं है ये। और न कोई ये छुआछूत की बीमारी है कि ये कोई टच कर देगा तो हो जाएगा। बहुत लोग मानते हैं कि ये नहीं, छुआछूत है, कैंसर का जैसे मरीज है, बच्चा है, तो गोद में लेना नहीं चाहते कि नहीं मेरे भी हो जाएगी कैंसर। ये सब गलत बातें हैं, कोई न वंशानुगत है न कोई छुआछूत है। मैं तो इतने हजारों बच्चों को, सैकड़ों बच्चों को गोद में लेता हूँ, मैं उनके साथ बैठता हूँ, उनको खिलाता हूँ, कभी कोई तकलीफ नहीं है कुछ भी। वंशानुगत तो है ही नहीं है ये, कोई फैमिली की चलती बीमारी, ऐसा कुछ नहीं है ये। बिल्कुल, ये शरीर में टिश्यू की प्रॉब्लम है और बाकी सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से ये बीमारी लगती है। रूपचंद्र शास्त्री मयंक हमारे साथ जुड़ गए हैं, अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। सभी बने रहें और सभी कार्यक्रम को शेयर करते रहें। आगे आपकी एक संस्था भी है, जो जैसा कि मुझे अभी खबर मिली, एक संस्था आप चला रहे हैं, मुझे विश्वास। जी, विश्वास। तो मैं जानना चाहती हूँ इस विश्वास के बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएँ कि क्या है ये विश्वास, और क्या सिर्फ़ कैंसर के पेशेंटों के लिए काम करते हैं या कुछ और भी है? विश्वास संस्था मैंने करीब 3 साल पहले बनाई थी, एनजीओ है। उसमें मेरे 9 फ्रेंड्स हैं, 9 फ्रेंड्स, उनकी फैमिली हमारे साथ में है। तो कोरोना में भी हमने बहुत हेल्प की थी। जब कोरोना आया था तो विश्वास संस्था नई बनी थी, तो कोरोना में हमने ऑक्सीजन कंसंट्रेट, जो उसमें बहुत शॉर्टेज चल रही थी ऑक्सीजन सप्लाई, तो मेरे एक मित्र रहते हैं अमेरिका में, मिस्टर सुनील बगड़िया, जो यूएसए में रहते हैं, तो उनके साथ मिलकर मैंने वहाँ से 12 ऑक्सीजन की मशीन, बड़ी मशीनें मैंने इम्पोर्ट की थी, और वहाँ या बम्बई के बड़े बड़े हॉस्पिटल में मैंने वो दी थी कि जो मरीज आते हैं, उनको जो ऑक्सीजन की कोरोना में कमी थी, उससे उनको हेल्प मिलती है। 2 मशीन मैंने आसाम भेजी थी और 10 मशीन मैंने बम्बई में दी थी। तो उससे लाखों तो नहीं, हजारों लोगों का उसमें उसे फायदा मिला। कि कोरोना जो पेशेंट थे, उनको इंजेक्शन नहीं मिलती थी, उनको मालूम नहीं था कि इंजेक्शन कहाँ से सोर्स करनी है अपने को। तो हमारी पूरी टीम लगी हुई थी कि रेमडेसिविर जो इंजेक्शन बहुत शॉर्टेज में चल रही थी, तो जो भी पेशेंट के फोन आते थे हमारे पास, उनको इंजेक्शन का अरेंजमेंट कर देते थे हम लोग। तो जब कोरोना नया नया फैला था, तो जो डेली के 400-500 लोगों को खाना खिलाना, वो भी हमने किया। और उसके बाद कोरोना में स्कूल बंद हो गई थी सब, तो फिजिकल स्टडी बंद हो गई थी और ऑनलाइन स्टडी चालू हो गई थी। तो मोबाइल, सबको मोबाइल चाहिए बच्चों को। अब गरीब बच्चे हैं जो म्यूनिसिपलिटी स्कूल में पढ़ते हैं, वो मोबाइल कहाँ से लाए? तो हमने कैंप रखा कि जो गरीब बच्चे हैं जिनके पास मोबाइल नहीं है, स्मार्ट मोबाइल, छोटे मोबाइल से तो पढ़ाई होती नहीं है, तो स्मार्ट मोबाइल हमने करीब 70-72 बच्चों को हमने स्मार्ट मोबाइल दिए कि उनकी ऑनलाइन पढ़ाई चालू रख सके। और बाद जब कोरोना खत्म हो गया, तो हमने एक बहुत बड़ा म्यूजिकल नाइट ऑर्गेनाइज की कि जिन्होंने कोरोना में हेल्प की थी,
5 कैटेगरी के लोग, पुलिस, डॉक्टर्स, नर्सेज, सफाई कर्मी, तो उनका चुनाव किया हमने। 25 लोगों को हमने सम्मान दिया। इसमें श्री जीनत अमान जी जो अभिनेत्री हैं, उनके हाथों से सबका सम्मान किया गया। और दूसरी चीज एक यहाँ मैं बोलना चाहूंगा कि कैंसर में ब्लड की जरूरत कम होती है, प्लेटलेट्स की जरूरत ज्यादा होती है। ब्लड प्लेटलेट्स उसकी जरूरत बहुत ज्यादा होती है कैंसर के बच्चे, जो चाइल्ड पेशेंट है उनको, ये प्लेटलेट्स एकदम कम हो जाते हैं लोगों के। जैसे 3 लाख चाहिए, 1 लाख पर आ गए, 80,000 पर आ गए, तो इमीडिएट उनको प्लेटलेट्स देना पड़ता है। तो हमारी एक अलग टीम भी है कि जब भी टाटा हॉस्पिटल से, कोई भी हॉस्पिटल से कॉल आता है कि आप प्लेटलेट्स चाहिए, तो हमारी टीम से कोई ना कोई मेंबर जाकर उनको प्लेटलेट्स देता ही है। मैंने खुद लास्ट 3 साल में करीब 70 बार प्लेटलेट्स दिए मैंने खुद ने। तो भाई एक हमारी टीम लगी हुई है इसके लिए। कोई भी कॉल आएगा, हमारी टीम का कोई ना कोई मेंबर जाकर प्लेटलेट्स देगा। जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक सर? आ रही है। जी, तो ये तो जी, ये तो बात बहुत अच्छी आपने बताई कि वंशानुगत बीमारी नहीं है और इस तरह से लोगों की मदद हो जाती है। लोगों की मदद भी हो जाती है, लेकिन क्या सरकार की तरफ से कैंसर पेशेंटों के लिए कुछ विशेष सुविधा है, या आपके जो मित्र हैं, जो विधायक हैं, उनकी तरफ से क्या कुछ महाराष्ट्र में से हुआ है? सरकार की तरफ से तो कोई सुविधा नहीं है। जो 5 लाख तक का जो बीमा देती है आजकल, उसके अंडर में आता है। तो किंतु उसमें भी बहुत सी कॉम्प्लिकेसी है, तो सब लोग उसका यूज नहीं कर पाते हैं। तो हमारे विधायक साहब सबकी हेल्प करते हैं, और हमारे जो मित्रगण हैं वो हमेशा तैयार रहते हैं। कोई पेशेंट आता है, किसी भी तरह की उनको हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए, तो मेरा परिवार और मित्रगण सब हमेशा तैयार हैं। उनको आर्थिक मदद चाहिए तो वो भी हम अरेंजमेंट करके देते हैं, कोई दवाई चाहिए वो भी हम अरेंजमेंट कर देते हैं। तो हम तो हमारी तरफ से जितनी हो सकती है हम लोग उनकी सहायता करते हैं, कि हमारा एक ही ध्येय है कि पैसे के लिए या दवाई के लिए उसका इलाज नहीं रुकना चाहिए। बाकी भगवान की जो इच्छा है कि तू पैसे के लिए और दवाई के लिए उसका इलाज नहीं रुकना चाहिए कभी भी, वो यूं हम ट्राई करते हैं। जी, बिल्कुल सही कहा। हमारे कविता जी जुड़ गई हैं, बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सुजाता जैन हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, अभिनंदन है आपका, स्वागत है। सभी हमारे साथ इसी प्रकार बने रहिए, एक बेहतरीन शख्सियत से आपको मिलवा रही हूँ। आने वाली समय में आपकी क्या योजनाएँ हैं? क्या आप हमारे दर्शकों से कुछ बताना चाहते हैं, कुछ साझा करना चाहते हैं? आने वाले समय में तो इसको काम और आगे बढ़ाएंगे। तो हमारे फ्रेंड्स बोल रहे हैं कि अभी जो 15 पेशेंट रुके हुए हैं, उसकी जगह 50 रूम का एक बिल्डिंग बनाएं। वो हमारा लक्ष्य है कि हम जगह खोज रहे हैं अभी, कि अगर कोई जगह मिल गई विधायक फंड से या गवर्नमेंट की तरफ से, तो बिल्डिंग हम बना लेंगे। खाली हमको प्लॉट की जरूरत है, जो हम ट्राई कर रहे हैं कि गवर्नमेंट से हमको मिल जाए, और इसको 50 रूम तक हम इसको लेके जाएंगे, जहाँ 100 पेशेंट एक साथ रुक सके। और कैंसर के कैंप हम लगाते रहेंगे, ब्लड कैंप लगाते रहेंगे, तो उसमें से बहुत हमको इजी होता है कि ईयरली कैंसर की बीमारी ईयरली पकड़ में आ जाए। हमारे साथ आर.एन. सिंह जी जुड़ गए हैं, बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। सुरेंद्र शर्मा सागर जी ने इसीलिए पूछा था क्योंकि उनके पिताजी को ये बीमारी थी, कैंसर की, इसलिए उनको लग रहा था कि थी। नहीं, कोई डरने की बात नहीं है। ना, कोई डरने की बात नहीं है। जी, बहुत सारे दर्शक श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए, बने हुए। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, और चलते-चलते क्या कहना चाहेंगे आप? आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज कट रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है? हाँ, अभी आ रही है। जी, मैं ये कह रही हूँ कि चलते-चलते आप हमारे दर्शकों को या समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं?
सबसे बड़ा संदेश यही है कि कोई भी कैंसर पेशेंट आपको दिखे तो उसको सहानुभूति की जरूरत नहीं है। नॉर्मली लोग क्या होते हैं, अरे बेचारा कैंसर हो गई, क्या होगा, लोग सहानुभूति दिखाते हैं। सहानुभूति दिखाने की जगह उनको मोरल सपोर्ट दीजिए, आप उनकी हौसला बढ़ाइए, उनकी हिम्मत बढ़ाइए, तो पेशेंट जल्दी ठीक होगा। दूसरा, समय समय पर आप जांच कराते रहिए। हल्का सा भी डाउट हो, संदेह हो तो इमीडिएट डॉक्टर के पास जाएं, अपना बॉडी चेकअप करा लें कि अर्ली डिटेक्शन इज द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर कैंसर पेशेंट्स। आपको जल्दी मालूम चल गया तो कोई 1% भी डाउट नहीं है कि आपका इलाज नहीं होगा, आपका इलाज अच्छी तरह से हो जाएगा। तो समय समय पर चेकअप करवाते रहिए और अपना स्वास्थ्य अच्छा रखिए, अच्छा खान पान कीजिए। यहाँ एक बात और बताना चाहूंगा मैं कि कैंसर के जो मरीज हैं, हम लोग उनको ऐसे देखते हैं कि उनकी गलती है, कहीं उन्होंने अपनी गलती से कहीं कैंसर रोग को बढ़ावा किया है। बट 95% कैंसर के मरीज हैं वो उनका बेड लक है, उनकी कहीं कोई गलती नहीं है। अब 4 साल के बच्चे को, 6 साल के बच्चे को कैंसर होती है, या 12 साल के या 15 साल के बच्चे को, उसमें उनकी क्या गलती हो सकती है? कोई गलती नहीं है। ब्लड कैंसर में तो किसी की कोई गलती नहीं है, ये प्योरली बेड लक है। ब्लड कैंसर है, बोन कैंसर है, या आई कैंसर है, स्किन कैंसर है, ये प्योरली बेड लक है। मुंह के जो कैंसर होते हैं, मुंह के कैंसर, ओरल कैंसर, उसमें जो अपने गलती से हम लोग कैंसर बुलावा देते हैं कि गुटखा खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, खैनी खाते हैं, वो हम लोग खुद बुलावा देते हैं। बस उन जो वो रोगी हैं वो अपनी गलती से अपने ये भोग रहे हैं, और बाकी 95% लोग उनका बेडलक बोल सकते हैं, उनकी कोई गलती नहीं है। उनको उनके प्रति कभी गुस्सा नहीं दिखाना चाहिए कि आपने ऐसा किया वैसा किया, नहीं। उनको सपोर्ट करें, उनके इलाज के लिए आप सपोर्ट करें, उनको मोरल सपोर्ट दें, फाइनेंशियल सपोर्ट दें, उनको घर वाले की हिम्मत बढ़ाएं, और जहां संभव हो सके आप लोग उनको सपोर्ट कीजिए, तो जल्दी ठीक हो जाएंगे। उनको सहानुभूति नहीं, सपोर्ट चाहिए। क्या बात है, बहुत अच्छी बात आपने कही। आपकी साली साहिबा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, कविता जी, उन्होंने लिखा है ग्रेट वर्क जीजा जी। तो अच्छा लगता है जब परिवार का सहयोग मिलता है। और उसके बाद आरएन सिंह जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ऋचा जोशी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, अभिनंदन करती हूँ। और राधा अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और बहुत विशेष आभार व्यक्त करती हूँ आप सभी का, क्योंकि कार्यक्रम सार्थक तब होता है जब आपकी पावन उपस्थिति होती है, और आपकी उपस्थिति से ही हमारा ये कार्यक्रम इतना खूबसूरत होता है। आदरणीय सुरेश अग्रवाल जी, हमसे जुड़ने के लिए, हमसे इतनी बातें करने के लिए, कैंसर के बारे में चर्चा करने के लिए, और कैंसर कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है, और बाकी सारी तमाम बातें, और मानवता की एक मिसाल हैं आप। पुनः मैं इस बात को दोहराती हूँ कि अगर ये कार्यक्रम हमारे प्रशासन तक या आगे पहुंचे, हमारे सरकार तक, तो मैं अपील करूंगी कि आप जैसे व्यक्तित्व को बड़े से बड़े सम्मान से सम्मानित करना चाहिए, क्योंकि आप उन चुनिंदा लोगों में से हैं जो मानवता की सेवा के लिए तन मन धन से तैयार रहते हैं। सुरेश जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। आप सबका धन्यवाद, सब दर्शकों का धन्यवाद। कि कृपया मेरी बातों पर विचार कीजिएगा, पेशेंट्स लोगों को सपोर्ट कीजिए, उनकी हेल्प कीजिए। बहुत बहुत आभार, और तमाम सुधी श्रोताओं का विशेष आभार। ललिता जी, विशेष आभार व्यक्त करती हूँ। सुरेंद्र शर्मा सागर जी ने लिखा है सार्थक प्रयास है। तो वाकई एक बेहतरीन प्रयास, एक मानवता की सेवा के लिए उठाए गए आपके तमाम उन कदमों को हम नमन करते हैं। इस पटल के माध्यम से बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। हम सबसे जो बन पड़े, जरूर हम मानवता की सेवा के लिए अपने कदम उठाएं। इसी आशा के साथ, इसी विश्वास के साथ अगली बार एक बेहतरीन किरदार के साथ फिर आऊंगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि। जय हिंद।